नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त दबाव में है और इस दबाव की वजह से कुछ वो ऐसी चीज़ें करती जा रही हैं जो भारत के लिए कतई फ़ायदेमंद नहीं होंगी, बल्कि कई तरह से वो नुकसानदेह भी साबित हो सकती है। जैसे अभी कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच एक डिफेंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है। 10 साल के लिए हुआ है। राजनाथ सिंह और जो अमेरिका के रक्षा मंत्री हेगसेट, इन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और अब इस एग्रीमेंट के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये एक तरह से अमेरिका के ट्रैप में, अमेरिका के जाल में फंसने जैसा है, क्योंकि अमेरिका भारत को इस्तेमाल करना चाहता है चीन के विरुद्ध और ये एग्रीमेंट उसी तरफ ले जाता है। इसके अलावा अमेरिका के और भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इस तरह के एग्रीमेंट भारत से करने के पीछे। मसलन वो चाहता है कि एक तो जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है, प्रशांत महासागर, वहाँ पर अपने लिए एक खुला माहौल चाहता है और भारत को इस्तेमाल करके चाइना का एक काउंटर हब बनाना चाहता है। यानी चाइना के खिलाफ हमारा इस्तेमाल करना चाहता है। पहले भी करना चाह रहा था और धीरे धीरे मोदी सरकार उसमें उलझती भी जा रही थी। इसी की वजह से हमारे जो चीन के साथ संबंध है और बिगड़ते जा रहे थे और चीन भी हमें दबाव में लाने के लिए तमाम तरह की हरकतें कर रहा था, जैसे गलवान हो या डोकलांग हो या अरुणाचल प्रदेश में जहाँ भी इस तरह की सीमा को लेकर टकराव है या घुसपैठ है, ये सब चीज़ें हमने देखी। गलवान में तो बाकायदा चीन ने हमारी 2000 वर्ग किलोमीटर की ज़मीन पर कब्जा भी कर लिया है। तो ये जो चाइना के खिलाफ एक काउंटर चाइना हब बनाने की जो अमेरिका की मंशा है, उसके लिए ये जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो एक उसका महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत उससे ढेर सारे हथियार खरीदे। वो भारत, चूंकि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाले 2-3 देशों में से एक है, इसलिए वो भारत को पकड़ के रखना चाहता है और भारत जो रूस से हथियार खरीद रहा है उसको रोकवा कर अपने से हथियार बेचना चाहता है। और ये हमने देखा कि टैरिफ के मामलों में भी ये दबाव वो लगातार बनाता रहा है। तो उसका मकसद इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के लिए है कि हथियारों की बिक्री की जाए। लगभग $50 बिलियन के हथियार वो बेचने की तैयारी कर रहा है। और जो टेक कंपनियां हैं जैसे बोइंग है, लॉकहीड है, उनके लिए ये भारत के बाजार को वो देख रहा है। तो ये एक सामरिक दृष्टि है, ये दूसरी आर्थिक दृष्टि है जिसके लिए भारत के साथ उसने फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। तीसरा, वो जियोपॉलिटिकल जो अपनी पकड़ बनाना चाहता है, खासतौर से रूस और चीन का जो एक्सिस है उसको ब्रेक करने के लिए या उसको ओवर पावर करने के लिए, अपना डोमिनेंस को बढ़ाने के लिए। हालांकि ये माना जाता है कि अमेरिका को अब ये बात समझ में आ गई है कि चीन इतना बड़ा हो गया है कि अब इस एरिया में वो डोमिनेंस की पॉलिसी नहीं अपना सकता है, इसलिए अब बैलेंसिंग एक्ट पर आ गया है। यानी किसी तरह से संतुलन बना रहे, चीन हावी ना होने पाए। चीन को काउंटर करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाई जाए, जिसमें से जैसा मैंने कहा कि चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को हब बनाना, फिर दूसरा ये कि एक डेमोक्रेटिक आर्च, जो लोकतांत्रिक देश हैं उनको एकजुट करके चीन और रूस के एक्सिस के खिलाफ खड़ा करना है। और फिर ये तो उसकी नज़र में है ही कि जो भारत में जो टैलेंट है, चाहे वो एआई से रिलेटेड हो, डिफेंस से, इनोवेशन से रिलेटेड हो, उसका कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो अमेरिका की दृष्टि तो बिल्कुल साफ है कि वो क्या करना चाहता है इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के जरिए। सवाल उठता है कि भारत को क्या हासिल होगा। इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए, क्योंकि ये पहला डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट नहीं है। ठीक 10 साल पहले 2015 में भी भारत और अमेरिका के बीच एक
10 वर्षीय डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ था। 3 जून 2015 को ये एग्रीमेंट हुआ था और अभी जो एग्रीमेंट हुआ दरअसल उसका रिन्यूअल ही था। उसी एग्रीमेंट को नया रूप दिया गया है और जो अगले 10 साल तक दोनों के बीच रक्षा संबंध होंगे उनके लिए एक रोड मैप बनाने की बात इसमें कही गई है। जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उससे क्या हासिल हुआ ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को रिन्यू कर दिया गया है उससे हमें क्या मिल सकता है। तो उस समय ये कहा गया था कि जॉइंट डेवलपमेंट होगा, दोनों देश मिलकर मिलिट्री टेक्नोलॉजी और उपकरण विकसित करेंगे, जैसे मोबाइल, सोलर एनर्जी, पावर सोर्स और लाइट वेट प्रोटेक्टिव सूट जो केमिकल बायोलॉजिकल खतरे से बचाव करते हैं उनको दोनों मिलकर डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने में हमेशा आनाकानी करता है, जिसकी वजह से वो जो जॉइंट डेवलपमेंट होना था वो ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। इन 10 सालों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। फिर टेक्नोलॉजी में, उन्नत टेक्नोलॉजी के मामले में भी उसमें प्रोविज़न था, जैसे जेट इंजन्स, एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉग्निशन एयरक्राफ्ट पर भी चर्चा हुई उस एग्रीमेंट में। लेकिन हम जानते हैं कि इस बीच में कोई ऐसा म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं हुआ जिससे इन क्षेत्रों में भारत को कोई टेक्नोलॉजी मिलती, भारत इन दिशाओं में कुछ प्रयोग और प्रगति कर पाता। उल्टे जो जेट इंजन्स देने थे हमारे एयरक्राफ्ट के लिए वो भी सप्लाई बहुत डिले चल रही है, जिसकी वजह से हमारे जो एयरफोर्स है वो सफ़र कर रही है। इसके अलावा कुछ तय हुआ था कि साल में 2 बार मिलेंगे, इंटर एजेंसी टास्क फोर्स होगी, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन फोरम बनेंगे और जो 4 सर्विस लेड वर्किंग ग्रुप बनेंगे जो लैंड, नेवल, एयर सिस्टम्स के लिए होंगे। लेकिन इस दिशा में भी बहुत मामूली सी प्रगति हुई है, तो यहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ है। फिर ये देखें कि स्ट्रेटजिक स्तर पर क्या हुआ। भारत की ईस्ट पॉलिसी और अमेरिका के रीबैलेंसिंग टू एशिया पैसिफिक को मजबूत करना और मैरीटाइम सिक्योरिटी हासिल करना, ये केवल कागज़ दस्तावेज तक सीमित रहे हैं, इसमें कोई भी ठोस काम नहीं हुआ है। कोल्ड वार युग की नौकरशाही और टेक्नोलॉजी कंट्रोल्स को कम करना, हम सब जानते हैं कि अमेरिका टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी कंपनियां चाहती हैं कि हम उनसे हथियार तो खरीदें, लेकिन उनको टेक्नोलॉजी जो हमारा रूस के साथ जितने भी एग्रीमेंट होते हैं हथियारों को लेकर, आमतौर पर सभी में ये होता है कि हम मिलकर प्रोड्यूस करेंगे, यानी हमारे लोग भी उन टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ होंगे, उसके निर्माण कार्य में शामिल होंगे और दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्शन होगा। उससे भारत का तकनीकी विकास भी होता है और उसका फ़ायदा हम दूसरे तरह के उपकरणों को डेवलप करने में लगाते रहे हैं। लेकिन अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं वो ये सुविधा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता है। तो ये जो पहला जो डिफेंस एग्रीमेंट था, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, उससे भारत को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और उससे हुआ ये कि ख़ासतौर पर ये देखना चाहिए कि जब ट्रंप पहले कार्यकाल में आए थे 2015 में, तो ओबामा साहब थे, ओबामा साहब के दौरान ये हुआ था। उसके बाद जब ट्रंप आए तो ट्रंप की पॉलिसी ही बदल गई। ट्रंप का जो फोकस था, पहले ट्रेड वॉर पर फोकस था, उन्होंने चाइना को टारगेट किया, इंडिया को अपना वही मोहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन उस समय शायद मोदी सरकार उतनी तैयार नहीं थी, प्रिपेयर्ड नहीं थी। लेकिन शुरू के बाद में जब 2020 के आसपास मोदी सरकार अमेरिका और ट्रंप के ट्रैप में फंसने लगी और फिर इस दिशा में प्रोग्रेस बढ़ती चली गई। तो ओबामा के ज़माने में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ, उसका कोई लाभ नहीं हुआ। जब ट्रंप आए तो उन्होंने हमें मोहरा बनाने की कोशिश की, उससे हमारे चीन के साथ संबंध बिगड़े, उससे हमारे रूस के साथ संबंध बिगड़ने लगे, रूस और हमारे बीच अविश्वास पैदा होने लगा। चीन ये मानकर चलने लगा कि
भारत जो है वो अब अमेरिकी खेमे में पूरी तरह से चला गया है। क्वाड इसी दौरान बना और क्वाड में भारत भी शामिल हुआ। उससे भी चीन के अंदर ये संदेह पैदा हो गया कि भारत अब अमेरिका के लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हो गया है। तो ये सारी चीज़ें हुई और उसके नुकसान हमने झेलने पड़े। अब जब दूसरे टर्म में ट्रंप आए हैं तो उनका रवैया बदला हुआ है। वो अब ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप की नज़र में अब भारत का जो महत्व है वो भी कम हो गया है, क्योंकि वो चीन के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। चीन से टकराव के बजाय अब चीन के साथ मेल मिलाप का संबंध बढ़ा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि अब भारत की उपयोगिता उतनी नहीं है, लेकिन भारत को वो अपने साथ रखकर उसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहते हैं। ये उनकी नीयत बिल्कुल साफ है। तो ये जो 10 इयर्स का फिर से डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है वो इस लिहाज से अमेरिका के लिए तो सूटेबल है, लेकिन हमें सूट इसलिए नहीं करता है कि हमें अमेरिका से दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में चीन से दुश्मनी मोल नहीं लेना है। हमें भी अपना एक बैलेंसिंग एक्ट रखना है जिसमें हमारी जो शत्रुता है वो चीन से ना बढ़े और हो सके तो वो शत्रुता कम हो, जिससे हम चीन, चूँकि अब नया उभरती हुई महाशक्ति है, टेक्नोलॉजी के मामले में माना जा रहा है कि अगले 2-5 साल में वो अमेरिका को भी पछाड़ सकता है, खासतौर पर एआई के मामले में। तो जो देश इतनी तेज़ी से प्रगति कर रहा है, हम उससे दुश्मनी मोल लेकर अपने आर्थिक नुकसान भी कर सकते हैं। तो होना ये चाहिए कि एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत भारत एकदम से अमेरिकी खेमे का मेंबर ना बन जाए। वो अमेरिका से जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो अमेरिका से ले, चीन से जो फ़ायदे मिल सकते हैं वो चीन से लें, और जो रूस से फ़ायदे मिल सकते हैं वो रूस से हासिल करें। फिर दूसरी बात जो मैंने पहले भी कहा कि जो भारत की उपयोगिता है, सामरिक उपयोगिता चीन के लिए, वो थोड़ा सा घटी है और इस वजह से वो भारत को इतना भाव नहीं दे रहे हैं, बल्कि भारत को लेकर वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, भारत सरकार को लेकर एग्रेसिव हो गए हैं। और इतने टैरिफ वगैरह का जो मामला चल रहा है और बार बार प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित करने का जो सिलसिला उन्होंने चला रखा है, उसका बहुत मतलब साफ है। एक तरह का दबाव उन्होंने बना दिया है। इससे मोदी सरकार के ऊपर, प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर तो है ही, क्योंकि वो तो ट्रंप का सामना करने से घबरा रहे हैं, भाग रहे हैं। जहां ट्रंप होते हैं वो वहां जाते ही नहीं हैं, और इससे भारत को जो नुकसान हो रहा है वो एक अपने आप में एक अलग विषय है चर्चा का। उस पर भी मैं कभी बातचीत करूंगा कि ये जो रुख अख्तियार किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, उससे भारत को कैसे कैसे नुकसान हो सकता है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि भारत कैसे अमेरिकी जाल से, अमेरिकी ट्रैप में न फंसे और अमेरिका को नाराज़ भी ना करे, क्योंकि हमें अमेरिका की भी ज़रूरत है, हमें चीन की भी ज़रूरत है, हमें रूस की भी ज़रूरत है। इसलिए ये तीनों जो दुनिया की शक्तियां हैं, तीन बड़ी, आप कह सकते हैं 3 ग्रेट पावर्स हैं, अगर 3 महाशक्ति ना कहा जाए तो 3 ग्रेट पावर्स हैं, और तीनों से हमें अपने संबंध रखना है। रूस से हमारे संबंध पुराने हैं, हथियारों का लंबा सिलसिला है, और रूस से हमें तमाम तरह की सुविधाएं मिलती रही हैं, तो रूस को तो अपने साथ रखना ही है। साथ में चीन से रिश्ते और नहीं बिगाड़ने हैं, ताकि कभी अगर पाकिस्तान से फिर टकराव हो तो चीन उसमें बहुत ज़्यादा दखलंदाजी न करे। इस तरह से चीन को हैंडल किया जाना है, और अमेरिका भी नाराज़ ना हो, ये भी ध्यान रखना है। तो ये जैसे पाकिस्तान बड़े खूबसूरती के साथ चीन का भी इस्तेमाल कर रहा है, अमेरिका से भी संबंध गाढ़े बना रहा है, रूस से भी उसके संबंध सुधर रहे हैं, वो तीनों के साथ खेल रहा है और तीनों से फ़ायदे उठा रहा है, और उसके फ़ायदे देख सकते हैं आप कि किस तरह से उसको मिल रहे हैं। जो देश अभी 6-8 महीने पहले तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरह से अछूत हो गया था, जिसे कोई सम्मान नहीं दे रहा था, जिसे कोई प्रमुखता नहीं दे रहा था, वो एकदम से सेंटर स्टेज पर आ गया है। और भारत जो 6 महीने पहले सब जगह था, आज कहीं नहीं। तो ये बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो ये चीन ने बड़ी सावधानी से और चालाकी से और चतुराई और चापलूसी से
इन सब से अपनी चीज़ें बेहतर कर ली हैं। और हमारी सरकार अपनी मूर्खताओं से, अपने बड़बोलेपन से, अपने अहंकार से, अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को विदेश नीति पर थोप कर, अपनी आइडियोलॉजी को विदेश नीति पर थोप कर अपना पूरे देश का नुकसान किया है। और ये जो 10 साल का डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो फिर एक और बड़ी गलती है। इससे बचना चाहिए था, लेकिन ये गलती कर चुकी है सरकार हमारी। उम्मीद करना चाहिए कि इस दिशा में वो गो स्लो की रणनीति अपनाए। यानी एग्रीमेंट तो हो गया है, चलिए रिन्यू करना था आपने कर लिया, लेकिन इसको अगर एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करने की दिशा में बढ़ भी रहे हैं तो टेक्नोलॉजी हासिल करने पर उसका जोर होना चाहिए, ना कि अमेरिकी शर्तों के आधार पर इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए कि उसका माल भी खरीदो, उसके लिए चीन के विरोधी बनकर इस पूरे एशिया पैसिफिक में खड़े भी हो जाओ। ये करने से बचना चाहिए, अपने फायदे निकालने चाहिए। ये समझदारी, ये दयानतदारी हमारी सरकार दिखा पाएगी या नहीं दिखा पाएगी, इसका मुझे बहुत संदेह है, क्योंकि इन 11 सालों में तो नहीं मिले। लेकिन कई बार ये भी होता है कि 11 साल के अनुभवों के बाद सरकारें, प्रधानमंत्री, नेतागण सीखते हैं और पुरानी गलतियों से बचते हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कर पाएंगे? क्या उनकी सरकार ऐसा कर पाएगी? आने वाले कुछ महीनों में हमें पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।